अब से कुछ ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। विद्या प्रतिष्ठान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दौर लगातार जारी है। ये उनका कद बताता है, ये उनका व्यक्तित्व बताता है, ये उनके संघर्ष को नमन है, ये उनके उस विजन को नमन है जिसने बारामती को बारामती मॉडल बनाया, जिसने वेस्टर्न महाराष्ट्र को इतना संपन्न बनाया। उस विजन को नमन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये खालीपन जो है सिर्फ कुर्सी का नहीं होगा, जैसा हम बता रहे थे, ये दिलों में खालीपन है। आम लोगों के जहन में अपने फ्यूचर को लेकर भी जो आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो अब तक इस बात को मानते थे कि अजीत दादा पवार जब बारामती आएंगे हम उनसे अपनी परेशानी बताएंगे, और अगर दादा ने कह दिया ओके तो फिर, और ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों में जो पकड़ थी ना, हम अमूमन इस चीज़ को लेकर डिस्कशन करते हैं कि मंत्रियों की नहीं सुन रहे अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। ब्यूरोक्रेसी को कैसे सकारात्मक तरीके से काम कराना है, इस विधा में माहिर थे अजीत दादा पवार। इसलिए जो उन्होंने एक बार ओके कह दिया तो वो पत्थर की लकीर। और बड़े, बिल्कुल यही मैं कह रही थी रोहित, बड़े तटस्थ थे कि जो उन्होंने कह दिया वही होना है। और दमदार छवि थी, लेकिन उसके साथ ही वो विनम्रता, वो संवेदनशीलता भी एक अलग ही कॉम्बिनेशन थे रोहित। वो एक अलग कॉम्बिनेशन कि दमदार होने के साथ साथ बोल्ड डिसीजंस लेने के बावजूद अपनों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, जो इमोशंस उनके थे, वो कई बार देखने को मिले कि अगर किसी से कोई बात कह दी तो उसको पूरा ज़रूर करते थे और याद भी रखते थे। इसीलिए लोगों के मन में इतना प्यार है उनके लिए। इसीलिए ये जो जनसैलाब दिखाई दे रहा है, लगातार आंध्र से भी लोग आए हैं, आंध्र से भी कई नेता पहुँचे हैं। ये इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उनका लोगों से वो जुड़ाव था, और अब कोई भी तैयार नहीं है ये मानने के लिए। अंतिम दर्शन लोग करने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं है। रोहित ने जिक्र किया कि कल जब ये खबर आई तो उसके बाद उनके अपनों ने कहा कि काश कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए कि पता चले कि नहीं वो सुरक्षित हैं। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, और वाकई में ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। और वो बुरी खबर आई, लेकिन उस खबर के आने के बाद से एक राजनीति जगत में, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो एक भूचाल आ गया है। वो भूचाल लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग निकल पड़े अपने घर से कि वो विद्या प्रतिष्ठान जाएंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये हुजूम लोगों का जो देख रहे हैं, जमावड़ा, ये बता रहा है। और बारामती से उनका कितना ख़ास कनेक्शन था ये शायद भगवान भी जानते थे। इसीलिए अंतिम सांस वहीं ली लैंडिंग के दौरान। और वहाँ पहुँचने के बाद आप सोचिए कि वो बारामती जा रहे थे और वहाँ पहुँच भी गए थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान ये हादसा हो गया। तो ये चीज़ बताती है कि वहाँ के लोगों से उनका कितना जुड़ाव था। बारामती को बारामती मॉडल बनाने वाले अजीत दादा पवार, ये जो विद्या प्रतिष्ठान जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रद्धा, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं यहाँ पर गया हुआ हूँ, और विद्या प्रतिष्ठान महज ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज होगा। यहाँ पर अगर जानकारी आप लेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, MBA के कॉलेजेस, मेडिकल के कॉलेजेस, एग्रीकल्चर के कॉलेजेस, ये पूरा समूह था। और यहाँ पर विजन अजीत दादा पवार का ये था कि ग्रामीण जो छात्र हैं, मेरे ग्रामीण जो वोटर हैं, जो मुझे वोट करते हैं, जो मुझे अपना दादा मानते हैं, जो मुझे अपना अभिभावक मानते हैं, उनको, खास तौर पर किसान परिवार को, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अजीत दादा पवार ने इस बारामती मॉडल में समावेश करने का प्रयास किया था। इसीलिए आज ये जनसैलाब यहां पर मौजूद है। इसीलिए आज बारामती का, पश्चिम महाराष्ट्र का एक एक परिवार ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके घर का कोई गया है। ऐसी तस्वीरें यास्मीन शेख जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। यास्मीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बार बार हर कोई, कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का जाना नहीं है, ये एक अध्याय का अंत है, ये एक युग का अंत है। आप लगातार कई ऐसे मौके रहे होंगे जब आपने अजीत पवार के वर्किंग स्टाइल को देखा होगा, उनके बोल्ड बिहेवियर को महसूस किया गया होगा, और उनका बोल्ड बिहेवियर भले ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन शायद ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी भी रही। जी हाँ, मतलब अजित पवार को तो काफी करीब से देखा है, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से मंत्रालय देख रही हूँ महाराष्ट्र का। और अजित पवार की कार्यशैली इस तरीके से रही है कि उनका काम करने का जो तरीका था वो अन्य नेताओं से
अलग था, हटकर था। वो जब मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री के तौर पे या कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे बैठते थे, तो उनकी एक समय सूची होती थी और समय सूची की तरह उनका काम करने की एक पहचान थी। साथ ही साथ आने वाले हर विजिटर्स को वो मिलते थे, उससे पर्सनली बात करते थे। इवन उसका कोई भी काम हो, कितने भी छोटे दर्जे का क्यों ना हो, मतलब गांव ग्रामीण में जब एक ग्राम पंचायत का अधिकारी होता है, उससे भी बात करने के लिए वो डरते थिरकते नहीं थे कि मैं एक डिप्टी सीएम हूँ, मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और मैं ग्राम पंचायत अधिकारी से बात क्यों करूं। ऐसा उनके मन में कभी भी उन्होंने ना लाते हुए, आने वाले व्यक्ति का जो काम है उसको पूरा यास्मीन होना जी, चाहिए, मैं ये एक आपको वापस से मौका दूंगा, लेकिन अभी जी जो सीधी तस्वीर आ रही है मैं उनको डिस्क्राइब कर दूं, फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। जी आप जी देखेंगे सभी जो उनके चाहने वाले थे, उनके अपने थे, उनकी पार्टी से जुड़े नुमाइंदे थे, उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब मुखाग्नि की तैयारी श्रद्धा यहाँ पर हो रही है। उनके बेटे साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। काफ़ी भाव विभोर कर देने वाला ये पल, और वो पल जब अपने अनंत सफ़र पर अब से कुछ ही देर में निकल पड़ेंगे अजीत दादा पवार। उसी धरा में, उसी मिट्टी में मिश्रित हो जाएंगे अजीत दादा पवार। जिन गलियों में, जिन मिट्टी में खेलते हुए उन्होंने अपने बचपन को देखा, बचपन को जिया, युवा अवस्था में आए, तो यहीं से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। और जो उन्होंने अंतिम सांस भी ली, जिस चीज़ का जिक्र आप कर रहे थे, वो भी बारामती की धरा पर ही लिया। बिल्कुल। और अभी ये क्योंकि अब उनको तमाम बड़े चेहरे आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दिए होंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने, पुष्पगुच्छ से उनको उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वो आए, श्रद्धांजलि अर्पित की, और अब वो मुखाग्नि। ये इतना इतना इमोशनल, इतना भावुक पल है। ये देखिए, सम्मान स्टेट जो है ऑनर उनको दिया जा उनको रहा है। दिया जा रहा है। क्षण बाकी हैं। थोड़ी देर पहले देखा, कुछ मिनट पहले मुखाग्नि की तैयारी भी की जा चुकी है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत भावुक क्षण, पिता का इस तरह चले जाना कभी इन बेटों ने नहीं सोचा होगा, और इन बेटों ने क्या, पूरे बारामती ने, पूरे महाराष्ट्र ने नहीं सोचा होगा।
मुखाग्नि यहाँ पर दी जा रही है अजीत दादा पवार को। और अब अजीत दादा पवार यहाँ से एक अनंत सफर पर निकल चुके हैं। उसी धरा पर विद्या प्रतिष्ठान की वही जमीन, वही मिट्टी, मुखाग्नि उनको दी जा चुकी है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि पंच तत्व में विलीन अजीत दादा पवार। बहुत भारी दिन आज का, और कल से ही इंफैक्ट, लेकिन आज से एक अनंत सफर पर निकल चुके हैं बारामती के लाडले, महाराष्ट्र के लाडले अजीत दादा पवार। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच तत्व में विलीन, उसी प्रकृति में विलीन एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसके जो शरीर छोड़ चुका है। और वैसे भी हिंदू धर्म में तो कहते ही हैं शरीर नश्वर है, आत्मा का मिलन तो परमात्मा से है, लेकिन उनका विजन हमेशा जीवित उन लोगों के बीच जिनके जीवन में आमूल चूल योगदान अजीत दादा पवार का। गांव का वो छोटा बच्चा जिसने कभी सोचा ना था कि बारामती में उसको विद्या प्रतिष्ठान जैसा कोई शैक्षणिक संस्थान मिलेगा, तो उसका पूरा श्रेय अगर किसी को गया तो वो अजीत दादा पवार को। आज वो आवाज़ ज़रूर शांत हुई है, लेकिन उनका विजन अभी और आगे जाएगा। बारामती मॉडल को लेकर जो जो चीज़ें उन्होंने सोची होंगी उसको पूरा करना भी ज़रूर उनके परिवार के लिए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पंच तत्व में विलीन अजीत दादा पवार। रोहित, इनके दोनों जो सुपुत्र हैं, क्या इस वक्त मनोदशा होगी? क्योंकि पिता का इस तरह चले जाना, अचानक से ये खबर आना, एक तो वो पल जब कल ये खबर पता चली होगी, और उसके बाद पूरे घर को संभालना, परिवार को संभालना, माँ को संभालना, दादी को संभालना, चाचा को संभालना, और उसके बाद अब ये मुखाग्नि देना। ना जाने कितने विचार, कितनी यादें इस समय उनके जहन में होंगी। सब कुछ कौंध रहा होगा उनके मन में इस वक्त। आज चिता की अग्नि में सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं एक दौर विदा हो रहा है। उनके पुत्र आपको नजर आ रहे होंगे, पार्थ। और कल से ही लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले उनको अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में जरूर याद कर रहे हैं। पंच तत्व में विलीन अजीत पवार, विद्या प्रतिष्ठान से सीधी तस्वीरें। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है अजीत पवार जी का। अखेरची मानवंदना, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है और उसके बाद वो तिरंगा परिजनों को सौंपा जाता है। उनकी धर्मपत्नी को तिरंगा सौंपा गया। उसके बाद सूबे के सीएम आपने देखा, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और फिर जब मुखाग्नि दी गई, जब चिता जली, उसके बाद 3 फायर किए गए राजकीय सम्मान के अंतर्गत। पंच तत्व में विलीन अजीत पवार, उसी मिट्टी में मिश्रित जहां से उनका पूरा सफर शुरू हुआ। बारामती का लाडला
आज बारामती की पावन धरा पर ही पंचतत्व में विलीन हो गया। और वहाँ विद्या प्रतिष्ठान जिसका जिक्र आप रोहित कर रहे थे, उस जगह पर जो उनका सपना था और जिसको उन्होंने पूरा किया, और उसके कण कण में मुझे लगता है कि उनका वास रहेगा हमेशा, क्योंकि ऐसी शिक्षा वहाँ के ग्रामीण अंचलों से आने वाले बच्चों को उन्होंने देने के लिए इतनी मेहनत की। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर कोई गमज़दा है। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दिए होंगे। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला मागच्या बाजूला गेट आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। सर्वांना नम्रपूर्वक आवाहन करण्यात येत आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण करू नका। पोलीस विभागाला सहकार्य करूया। मला माहिती आहे या जागेवरून आपले पाय निघायला तयार नाहीये। आपल्या सगळ्यांचं अतोनात न भरून येणारं नुकसान या ठिकाणी झालेलं आहे। खरं तर आपल्या सर्वांची शांतता आणि शिस्त ही आदरणीय दादांना खरी श्रद्धांजली आहे। ख्वाब देखो, अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करो, मजबूत करो। अवसर भी हम देंगे, शिक्षा भी हम देंगे, और आने वाले वक्त में विद्या प्रतिष्ठान यहाँ से और कितना बड़ा होता है, क्योंकि उनका विजन सिर्फ यहीं तक नहीं था, उनका मिशन और बड़ा था। और अब परिवार के सामने वाकई ये एक बड़ा चैलेंज होगा उनको असली श्रद्धांजलि देना कि उनका जो विजन था, उनका जो मिशन था, उसको आगे बढ़ाया जाए। यास्मीन शेख अगर हमारे साथ हैं। यास्मीन जी, अनंत सफ़र पर निकल चुके हैं अजीत दादा पवार। एक ऐसा चेहरा जो एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह भी नज़र आता था, लेकिन वो जानता था, उसको उनको इमेज से भी फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई उनको संवेदनशील कहे कि संवेदनहीन कहे। उनके पास जो शिकायत आई, उस शिकायत का निवारण होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। इमेज गई भाड़ में। इस तरीके का उनका पूरा जीवन रहा। उनका स्टाइल, उनका ऑरा इसी तरीके से रहा। जिस तरीके से वो चश्मा लगाते थे, जिस तरीके से उनकी स्लीव्स कुर्ते की फोल्डेड रहती थी, उनके समर्थकों के बीच आज भी उनकी यही इमेज है कि दादा तो कड़क हैं। तरीके से उनकी इमेज भी थी और उसी तरीके से वो काम भी करते थे। जी, यास्मीन जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। तो जैसे दादा, हम बात कर रहे थे पहले भी दादा के कार्यशैली के ऊपर, तो जी। दादा का जो पहरावा था वो हरदम व्हाइट कुर्ता सलवार में रहते थे और एकदम कड़क स्त्री में। Yes. मतलब उनकी जो स्लीव्स थी वो फोल्ड की होती थी, चश्मा रहता था, पेन रहता था और एक घड़ी होती थी। Yes. मतलब दुर्घटना के बाद भी उनकी शव की जो शिनाख्त हुई है वो उनकी बहुत घड़ी से। के पहरावे की वजह से हुई है। और ये मतलब उनकी एक पहचान थी, अपने आप में रहने का एक तरीका था और उस तरीके से उनकी काम की शैली भी थी। मतलब जब वो रूटीन सुबह 6 बजे से, हमने देखा होगा कि राजकीय जब जीवन में लोग काम करते हैं तो उनकी काफी व्यस्तता रहती है उनके कामों में। लेकिन अजीत पवार हो या पवार परिवार हो, ये जो राजनीतिक लोग हैं पवार परिवार के, इनकी सुबह 6 बजे से होती थी। मतलब अगर इन्हीं को किसी को स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाना है या किसी को मिलना है तो इनका पहला समय तय होता था सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे मीटिंग कोई राजनीतिक नेता या डेप्यूटी सीएम या बड़े ओहदे पर बैठा हुआ नेता लेता था, तो आने वाले बाहर के जो विजिटर्स है उनके लिए एक शॉक होता था कि सुबह 6 बजे कैसे मीटिंग ले सकते हैं, सुबह 6 बजे हमें कैसे मिलने के लिए बुला सकते हैं। लेकिन ये सत्य है कि पवार परिवार की सुबह की जो भोर है, हम जब जिसे भोर कहते हैं, उस वक्त ये काम की शुरुआत करते थे और देर रात तक इनका काम का अपना तरीका होता था, देर रात तक इनका काम करते थे। जनता की सेवा में एक तत्पर रहने वाला पवार परिवार है
जो महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति में जाने माने नामों में से एक है। आज अजित पवार उन्हीं में से एक होते हुए इस जो जन सैलाब हमने देखा जी। कि उनकी अंतिम यात्रा में उनके गांव से लेकर तो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान तक, तो ये उन्हीं के काम का एक सबूत है, उनके प्यार का एक सबूत है। हम कहेंगे कि जो राजनेता है वो राजनीति कम और जनता सेवक ज्यादा थे, और वही की वजह से आज ये जन सैलाब वहां पे उमड़ा हुआ हमें दिखाई दिया है। बिल्कुल, जो ये जन सैलाब है ये वही बता रहा है कि लोग जो बारामती के थे उनको कितना मानते हैं। और अब मुझे लगता है कि जो जिक्र किया रोहित ने कि अब उनकी जो लेगेसी थी उसको आगे बढ़ाना ये चैलेंज रहेगा, और ये वाकई में इस चुनौती को कितनी जल्दी उनके अपने इसको और आगे बढ़ाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक अहम हिस्सा रहा है, भले महाराष्ट्र में कई पार्टियों ने काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे की, और अभी जो फूटी हुई पार्टी है एकनाथ शिंदे जी की, वो शिवसेना, ऐसी सब पार्टियों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भले एक भूचाल आया हो, लेकिन अजीत दादा पवार की जो पार्टी है, शरद पवार ने फॉर्म की हुई, ये सबकी तरफ देखने का एक अपना नजरिया है। हालांकि अभी बीच में ही महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एक माहौल बना हुआ था कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ सकते हैं, जबकि पिंपरी चिंचवड़, पुणे, यहाँ पे उन्होंने एक साथ युति कर कर, आघाड़ी कर कर इलेक्शन भी लड़ा है। और एक था कि हो सकता है कि इलेक्शन के बाद ये दोनों चाचा भतीजे फिर एक बार एक साथ दिखाई दे, लेकिन दुर्घटना के बाद आज अजित पवार के अनंत में विलीन होने के बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी, कि आने वाला समय इस राजनीति को नया क्या चेहरा दिखाएगा या कौन सी नई हकीकत से वाकिफ करवाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई चैलेंज। ये भी है कि अजीत पवार के साथ साथ शरद पवार एक उनके पीछे, जिस तरीके से अजित पवार उनके सहारा थे, उसी तरीके से शरद पवार उनके पीछे एक बहुत बड़ी ढाल थे। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से उसको सामना दिया जाता है। जी, चैलेंजिंग तो शरद पवार साहब के सामने भी है बहुत सारे आने वाले। लेकिन यास्मीन जी, पॉलिटिकल खालीपन पर तो हम अमूमन बात करते ही हैं, लेकिन आज मैं उस खालीपन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर काम करती हैं, लोगों से भी संवाद करती हैं। एक ऑरा तो रहा ही अजीत दादा पवार का, लेकिन जिस तरीके से लोग उनमें अपना बड़ा भाई, अपना अभिभावक, और उम्र की इसमें कोई सीमा नहीं, हो सकता है कोई 70-80 साल का उनको अभिभावक के तौर पर देखता हो। ऐसे कई एग्जाम्पल्स कल हमने देखे, जिस तरीके से लोग उनके लिए कह रहे थे कि हमारा अभिभावक चला गया। हो सकता है वो अजीत दादा पवार से उम्र में ज्यादा हो, लेकिन वो फिगर उन्होंने बनाई, फादर फिगर, कि आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ये जो लोगों के दिलों में खालीपन आया है, इसको कभी भरा जा सकेगा क्या? अभी की अगर स्थिति देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में पवार परिवार बहुत करीबी रहा है लोगों के, लेकिन अजीत दादा ने जो अपनी एक इमेज लोगों के जनता के दिल में बनाई है, शायद वो भरना मुश्किल है, क्योंकि उनके दोनों जो बेटे हैं वो राजनीति से काफी दूर रहे हैं। पार्थ पवार कुछ समय पहले से ही उनके साथ जुड़े हुए थे, और शरद पवार से अलग होने के बाद अजित पवार का कारोबार या राजनीति से जुड़े हुए लोगों से मिलते जुलते रहे, लेकिन वो जो राजनीति करते हुए लोगों के दिल में उतरने वाली जो पहल थी या जो तरीका था, वो शायद ही आज अजित पवार के दोनों बेटे संभाल पाए। ऐसा नजरिया हम एज अ जर्नलिस्ट जब हम काम करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि कोई आगे पहल करे, लेकिन हो सकता है आज ये भी देखे तो राजनीति में उनके दोनों बेटों का उतना प्रभाव नहीं है जितना अजीत दादा पवार का था, तो ये खालीपन रहेगा, ये भरना मुश्किल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का अभिवादन, लोगों से तहे दिल से शुक्रिया इन जेस्चर्स के ज़रिए उनके बेटे कहते नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जन सैलाब उमड़ उन कर आया। संवेदनाओं का मान सम्मान यहाँ पर बिल्कुल, किया जा रहा है बिल्कुल। कि आप हमारे घर पर आए हैं, इस इतना दुख की प्यार घड़ी में दिया। आप लोग हमारे साथ हैं, इतनी सांत्वना आपने हमें दी, बिल्कुल। उसका हम हाथ जोड़कर हम उसका अभिवादन करते हैं। आपका साथ हमें हमेशा चाहिए। दोनों बेटे इस वक्त बिल्कुल। आपको स्क्रीन पर और नजर आ रोहित, रहे होंगे, इस पार्थ वक्त और पर जय दोनों। इस वक्त पर जब लोगों के मन में तो खालीपन है ही, हम जिस खालीपन की चर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेटों की मन की स्थिति इस वक्त क्या होगी उस समय, क्योंकि ये लोग ना जाने कहाँ कहाँ से आए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी इस यात्रा को देखने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो ये चीज़ नहीं भूले, ये जेस्चर बहुत कुछ कहता है। और जिस लीगेसी की हम बात कर रहे थे,
इन दोनों ही चेहरों के ऊपर बहुत बहुत विश्वास होगा लोगों को कि अब निगाहें भी अजीत दादा टिकी। पवार जिस लीगेसी को लेकर आगे बढ़े, जो चीज़ें उन्होंने बिल्ड की, उसको अलग लेवल पर पार्थ को ले जाना होगा, उनके बेटी जय को ले जाना होगा, उनकी धर्मपत्नी भी, जैसा बार बार हम जानते ही हैं, पब्लिक लाइफ में ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी लगातार बारामती के लिए काम कर रही हैं। उनकी बहन सुप्रिया सुले हैं, वो लगातार काम कर रही है, सुप्रिया ताई के नाम से उनको जाना जाता है, और दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत शानदार था। वो मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। आज हम ज़रूर, आप और हम, इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उन लोगों के रिएक्शन लोगों को दिखा रहे हैं जिनको लगता है कि उनका अपना कोई चला गया, उनके सर पर जो हाथ था अजीत दादा पवार का, वो उनके सर से साया हट गया। वो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं कि इस तरीके से भी कोई जाता है क्या। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जब किसी का जन्म हुआ है तो उसमें उसके मृत्यु की तारीख भी बिल्कुल तय है, लेकिन इस तरीके से भी कोई जाता है क्या। अजीत दादा जिस तरीके से, उनकी फिटनेस आप देख लीजिए, उनका स्टाइल आप देख लीजिए। अभी यास्मीन जी बता रही थी, मैं खुद मुंबई में काफ़ी घूमा, तो शरद पवार साहब रोज़ सुबह 10 बजे टिप टॉप बन के अपनी लैंड रोवर में, रेंज रोवर में अपने घर से निकलते हैं स्टेट से और जाते हैं वाईबी के चवान सेंटर। कई बार अजीत दादा पवार भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पूरा मंत्रालय के बिल्कुल पास में ही है वाईबी के सेंटर, और आप कह सकते हैं एनसीबी का ऑफिस है, वहाँ पर शरद पवार साहब भी बैठते थे, अभी भी बैठते हैं। अजीत दादा पवार वहाँ पर पहुँचते थे, छगन भुजबल साहब वहाँ पर पहुँचते थे, एनसीपी के बड़े चेहरे हैं, और वहाँ पर उनका स्टाइल आप देखिए, फिटनेस आप देखिए, वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, सीढ़ियों से चढ़ते थे। ये स्टाइल था अजीत दादा पवार का, वो फिटनेस नज़र आती थी उनको बिल्कुल टिप टॉप। उनके कुर्ते में आप क्रीज नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते थे कि दादा भी कड़क है, उनका कुर्ता भी कड़क है। ये सारी चीज़ें, ये सारा कनेक्ट था उनका, ये और उनका अब यूएसबी था। रोहित बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि ये सब अब यादों में रहेगा। वो जो आप क्रीज का जिक्र कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, जैसा कि अभी यास्मीन जी ने बताया कि 6 बजे वो मीटिंग रख लेते थे, मॉर्निंग पर्सन थे वो, मतलब सुबह उनकी बहुत जल्दी शुरू होती, बिल्कुल, मतलब अभी भी वो प्रचार के लिए ही जा रहे थे। जो पंचायत के चुनाव जो होने हैं उसी के प्रचार के लिए जा रहे थे। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना, इडली सांभर खाकर वो घर से निकले थे, 7:15 साढ़े 7 बजे के आसपास वो निकले थे, और उसके बाद हर कोई जानता है 8:40 8:45 के वक्त वो दुखद, वो मनहूस खबर आई कि प्लेन क्रैश हुआ। उसमें 5 जो लोग थे, जिसमें क्रू मेंबर्स भी थे, जिसमें 2 पायलट्स भी पायलट्स थे, कमांडर थे, उनके साथ उनकी पार्टनर थी शांभवी, सुमित कपूर, और एक क्रू मेंबर था, और अजीत दादा पवार थे, उनके साथ उनके सिक्योरिटी के एक पर्सन थे। 5 के 5 लोगों की इस हादसे में जान गई, जो वाकई बहुत दुखद है। कई सारे सवाल उठाती है, उस पर भी हम लगातार बात करेंगे, हर कोई उस पर बात कर ही रहा है। लेकिन आज बहुत भारी दिन महाराष्ट्र के लिए, खास तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र के लिए। अनंत सफ़र पर निकल चुके हैं अजीत दादा पवार। ये अलग अलग तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों का जो जनसैलाब है जो नज़र आया, जो इस वक्त बारामती की सड़कें हैं वहाँ एक जाम, जिस तरीके से वो एक अनंत यात्रा पर निकले, उनकी इस अंतिम यात्रा में हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता था। और सुबह पहले उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर लेकर आया गया, उसके बाद उनके दर्शन, अंतिम यात्रा पर निकले, लोगों का एक जनसैलाब, राजकीय सम्मान, और फिर उसके बाद उनके बेटों ने उनको मुखाग्नि दी। बहुत ही भावुक क्षण, बहुत ही भारी दिन, ये 2 दिन इतने भारी, और आने वाले ना जाने कितने दिन, जो लोग उनसे प्यार करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा उथल पुथल वाले ये दिन रहने वाले हैं, क्योंकि जो भरोसा उनके लिए लोगों के मन में है वो दिखाई दे रहा है। लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना भरोसा उन पे करते हैं, ये इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लोग बस उनको देखना चाहते हैं अंतिम बार, इसलिए लोग पहुँचे हैं कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके, कि वो सिर्फ एक बार उनके अंतिम दर्शन कर लें, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए। ये ऐसा हादसा इसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी। आज के दिन की ये 5 बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर जब पैतृक गांव में उनके पार्थिव शरीर था, वहां से काठेवाड़ी से विद्या प्रतिष्ठान तक का वो पूरा सफ़र, और बीच की जो तस्वीर है, अब अनंत सफ़र पर निकल चुके हैं अजीत दादा पवार। एक युग का समापन कह रहे हैं लोग, एक विजन और मिशन के साथ
अजीत दादा पवार ने जिस मिशन और विजन के साथ विद्या प्रतिष्ठान, इसके अलावा बारामती मॉडल, जिसमें महज विद्या प्रतिष्ठान नहीं है, बारामती मॉडल में मिल्स हैं, बारामती मॉडल्स में एग्रीकल्चर से जुड़ी कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके को संपन्न किया। पानी, जिस तरफ जाएगा पानी उसी की होगी सत्ता, लेकिन उस पानी का सही उपयोग किस तरीके से हो, ऐसी कई पॉलिसीज कृषि मंत्री रहते हुए अजीत दादा पवार ने सैंक्शन कराई। और इसीलिए आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक राजनेता या कोई डिप्टी सीएम था इसीलिए भीड़ नहीं है। हर किसी को ये लग रहा है, और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के एक एक गांव से लोग अलग अलग तरीकों से अनुष्ठान भी कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार जहाँ भी रहें शांति से रहें, उनकी पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान मिले। इसके लिए अलग अलग गांव में भी जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में लोग मौजूद रहे, लेकिन इतनी ही संख्या अलग अलग जगहों पर सड़कों पर फंसी हुई थी। इतनी ही संख्या उस पूरे रूट में 8 से 11 किलोमीटर का वो रूट, काठेवाड़ी जो उनका पैतृक घर है, वहाँ से लेकर विद्या प्रतिष्ठान लगभग 10 से 11 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगाया। आप समझ लीजिए 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने में, तो आप समझ सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, बुजुर्ग मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थे, छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, युवा मौजूद थे, जिनके सपनों को उड़ान देने का काम अगर किसी ने किया था तो वो नाम था अजीत दादा पवार का। और यही प्यार है लोगों का उनके लिए, क्योंकि लोगों के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। ये प्यार इस जनसैलाब के रूप में देखा जा सकता है, ना सिर्फ इस जगह पर जहाँ पर ये पूरी अंत्येष्टि का कार्यक्रम हुआ है, उसके अलावा भी लोग स्तब्ध हैं, परेशान हैं, मन भारी है, खाली है और नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो गया। क्योंकि जो उनका विजन था और बहुत दूरदर्शी थे, रोहित बार बार जिक्र कर रहे हैं इस प्रतिष्ठान का, विद्या प्रतिष्ठान का, वहाँ पर कैसी पढ़ाई मिलनी चाहिए ग्रामीण अंचलों के तमाम बच्चों को, क्योंकि वहाँ से MBA भी होता है। रोहित ने जिक्र किया, रोहित आपने बताया कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर की कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि उनका भविष्य कैसे और सुधरे। पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, साइंस, इसके अलावा स्कूल भी है जिसमें आप मराठी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी से भी वो जुड़े हुए थे। मतलब कितने दूरदर्शी, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई उन बच्चों को मिले, वो अच्छी पढ़ाई कर सके, वो देश का नाम रोशन कर सके, बारामती का नाम रोशन कर सके, महाराष्ट्र का नाम रोशन कर सके। ये ही उनका विजन था और इसी विजन के चलते उन्होंने बारामती के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ अभी करना था। और अब यही चैलेंज अब देखना होगा कि उनकी जो दूरदर्शिता थी और जो उनको करना था, उनके सपनों को अब कैसे पूरा किया जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि उन्होंने जो सोचा था बारामती के लिए या महाराष्ट्र के लिए, उन तमाम उनके सपनों को, उनके विजन को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा और उनको पूरा किया जाएगा, ताकि लोग हमेशा उनको याद तो करेंगे ही, लेकिन वो समझ सकें कि वो भले ही चले गए, लेकिन लोगों के लिए जो वो जिम्मेदारी समझते थे उसको वो पूरा करके गए हैं। ना जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे रोहित जिस पर वो काम कर रहे होंगे, जो उन्होंने सोचा होगा, जो उन्होंने एक टारगेट रखा होगा कि अब इस समय तक इसको पूरा कर देना है। तो इन तमाम चीज़ों को अब पूरा करना अब जिम्मेदारी रहेगी। अब ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, कैसे निभाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर रोहित हम ये बात सोचें तो मुझे लगता है कि इस पर अब जल्द ही इस पर भी फैसला होगा कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में कैसे सोचा जाए। और ये जो भीड़ है सिर्फ बारामती की नहीं है, ये आप देखेंगे इसमें सतारा के भी लोग होंगे, इसमें सांगली के भी लोग होंगे, इसमें जो है अहिल्या नगर, जिसको अहमदनगर के नाम से भी जाना जाता है, अब अहिल्या नगर हो गया, वहाँ के लोग होंगे, धाराशिव के लोग होंगे, लातूर की बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि पूरा जो वेस्टर्न महाराष्ट्र था उसको हमेशा से सिर्फ साधना नहीं बल्कि उसको कैसे आगे बनाना है, वहाँ की युवा पीढ़ी को किस तरीके से एजुकेट करना है, वहाँ पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोज़गार के अवसर कैसे पैदा कराने। सिर्फ और सिर्फ एक होता है पॉलिटिकल व्यूज़ कि हमें यहाँ से वोट चाहिए,
लेकिन अजीत दादा पवार उन चेहरों में शुमार थे जो खुले मन से आप कह रहे थे ना संवेदनशील, शायद दादा को फर्क ही नहीं पड़ता कि मीडिया उनकी इमेज क्या बनाए, उनको संवेदनशील कहे कि संवेदनहीन कहे। वो खुले मन से कहते थे कि सुन लो, आपके लिए मैंने एक कॉलेज बनाया है, आपके बच्चे यहाँ पर पढ़े, अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आए मुझे बताइए, कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत हो आप मुझे बताइए। खुले मन से वो ये बात कहते थे। और वो ये कहते थे कि सुनो, अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये काम तो मैंने तुम्हारा कर दिया, वोट भी मुझे देना, ऐसा ना हो कि वोट तुम किसी और को दो और फिर अगली बार मेरे पास आओ कि हमारा काम कर दो, ये नहीं चलेगा। तो इस तरीके के बोल्ड व्यक्तित्व अजीत एक दादा गजब का पवार। कॉम्बिनेशन। मतलब एक तरफ उन्होंने लोगों के लिए संवेदनशील होकर किया भी, और दूसरा उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई इलेक्शंस आ रहे हैं तो मेरा भी ख्याल रखना। तो एक ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाएगा गिव इसे, एंड रोहित। टेक रिलेशन, गिव एंड टेक करेंगे कैसे? जनता की सेवा अगर करनी है तो जनता उनको उस पद पे तो बिठाए, तभी तो सेवा कर पाएंगे। और आज की ये जो तस्वीरें आपके सामने है, तमाम बड़े चेहरे, फ्रॉम गृह मंत्री अमित शाह जी टू बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, दोनों की केमिस्ट्री जो है बहुत शानदार। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, राज ठाकरे जी यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा आप देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े, शिंदे साहब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ कांग्रेस इन महाराष्ट्र, वो यहाँ पर पहुंचे। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे दादा को अंतिम सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें, ये 9 तस्वीरें जो बहुत कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें जिनके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कैसे अंतिम विदाई जो है वो अजीत पवार जी को दी गई। इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, उनके परिवार के तो सभी लोग जाहिर हैं वहाँ पर थे, लेकिन राजनीतिक जगत के बड़े चेहरे यहाँ पर दिखाई दिए। और हर किसी का चेहरा अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि हर कोई स्तब्ध, मौन और साथ ही साथ कहने को कुछ नहीं, क्योंकि जो हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, उस क्षति की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक युग का अंत, राजनीति की एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति, और इसको पूरा कोई नहीं कर सकता। अगर पूरा करा जाएगा तो जो उनका विजन था, उनके सपने थे अपने प्रदेश के लिए, बारामती के लोगों के लिए, और बारामती ही नहीं, रोहित बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि बारामती के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के लिए, पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें वहाँ के लिए, तो उसको पूरा करना अब जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी कब, किसे, कैसे मिलेगी, कौन निभाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोगों के मन में जो खालीपन है उसे थोड़ा बहुत शायद इसी तरह भरा जा सकेगा कि उनके इस विज़न को जो है वो पूरा किया जाए। वो विज़न जो पहले भी देखा कि किस तरीके से, चाहे विद्या प्रतिष्ठान की बात करें या फिर उसके अलावा तमाम चीज़ें जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है, अनगिनत है, जिसको शायद मैं यहाँ पे बताना शुरू और आज जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो शायद सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा पवार को अंतिम सलाम करने पहुँचे हैं, उनका आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं, उनको थैंक यू करने पहुँचे हैं कि जब आप थे तो हमें लगता था कि आप ही सरकार है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कल, क्योंकि देर रात से ही उनके आवास पर, जो काठेवाड़ी में उनका पैतृक आवास है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। वो कह रहे थे हमारे सीएम, हमारे पीएम, हमारे नेता, हमारा पुलिस, हमारा कोर्ट, सब कुछ अजीत दादा पवार ही। तो ये रिश्ता उन्होंने जनरेट किया था और उसी को थैंक्स कहने के लिए, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और ये उसकी महज वानगी भर है। गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर पहुंचे, उनके साथ उनका किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। आप तस्वीरें पुरानी देखिए, गृह मंत्री जी ने भी कई तस्वीरें साझा की होंगी, प्रधानमंत्री ने तस्वीरें साझा की है। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में एनसीसी के एक प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में जैसी उनको एक खबर मिली, उनके चेहरे आप देख लीजिए, वो बॉडी लैंग्वेज में पता लग रहा था कि अजीत दादा पवार के जाने का कितना दुख प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उन्होंने अपने संबोधन में अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और एक एक शख्स, क्या आम क्या खास, ये जो भीड़ है महज, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ एक डिप्टी सीएम के लिए नहीं है। ये ऐसा ही है कि घर का कोई बड़ा चला गया, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए उनको नमन। और आगे भी श्रद्धा, हम तो हिंदू धर्म में हैं तो हम यही मानते हैं कि शरीर ही नश्वर है, शरीर ही जला है, आत्मा तो यही है। तो वो आगे भी अपनी ब्लेसिंग्स हम पर रखें, हमारे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग्स रखें। और जिस विजन और मिशन की हम बात करें, मुझे लगता है उसके लिए पार्थ के कांधे मजबूत हैं, उसके लिए जय की कांधे मजबूत हैं, शरद पवार साहब हैं ही हैं, शरद पवार साहब जो कि अपने आप में आप जानते हैं, उनको भी
चाणक्य से कम चाणक्य कोई कहा मानता जाता नहीं है, है। बिल्कुल, हर कोई महाराष्ट्र जानता की है कि क्या राजनीति कुछ का। चीज़ें हैं, वो भी जानते हैं कि क्या कुछ करना है, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत 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 बड़ा डैमेज है, जिसको कंट्रोल कर पाना शायद उनके बस में भी नहीं होगा, क्योंकि उम्र का भी एक पड़ाव होता है। लेकिन ठीक है, परिवार एक साथ है, परिवार एकजुट है, और इस वक्त सबसे बड़ी ताकत पवार फैमिली की अगर कुछ है तो वही अपना परिवार है। उसमें एकजुटता है जो एकजुटता है, दिखाई दी। उस परिवार का प्रेम है, जिसमें आप देखेंगे चाहे सुप्रिया सुले जी हों, चाहे अजीत दादा पवार की धर्मपत्नी हो, उनके बेटे हों, उनके भतीजे हों, रोहित पवार हों, पूरी फैमिली एक साथ एकजुट दुख की घड़ी में इस दुख का सामना कैसे कर पा रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन कम से कम ये बता रहे हैं कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। यही तस्वीर वो कह रही है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। इस तस्वीर ने कल से बताया, चाहे सुप्रिया सुले पहुंची हूँ आनन फानन में, उनकी रोती हुई वो तस्वीरें, शरद पवार की रोती हुई वो तस्वीरें, और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि जी जुड़े थे, रोहित, उन्होंने भी जिक्र किया शरद पवार की खासतौर पर बात करें तो काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे, राजनीति में देखे, हेल्थ को लेकर काफ़ी उन्होंने अप एंड डाउन्स देखे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका उनके लिए रहा है। शायद वो बयां भी नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है वो किसी से शेयर भी ना कर पा रहे हों, और मन ही मन उनके अंदर सब कुछ कौंध रहा होगा। और आपने जिक्र किया ना मतभेद हो मनभेद हो, ये शायद एक्सेप्शन हो कि इस फैमिली में ना मतभेद नजर आए कभी, ना मनभेद नजर आए। यास्मीन जी भी मेरे साथ है, मैं श्रद्धा यही बात कह रहा था। यास्मीन जी प्लीज आप भी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं ठीक ना हूं। ये एक्सेप्शन है कि इस परिवार में कभी हमने खुलकर मतभेद भी नहीं देखे, मनभेद भी नहीं देखे। भले ही दो फाड़ हुआ हो, लेकिन अजीत दादा पवार ने हमेशा से कहा, जब आपको याद होगा, जब एक दिन भी नहीं, कुछ घंटों के लिए डिप्टी सीएम की पद की शपथ ली थी, सुबह सुबह पहुंच गए थे राजभवन में, उस वक्त शायद कोश्यारी जी रहे होंगे राज्यपाल, तो वो पहुंचे 2020 की बात, और वहां से फिर शाम 19 होते होते तक वो सब कुछ खत्म हो गया। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुझे तो शरद जी ने कहा था कि मैं भी आपके साथ एनडीए में आऊंगा। कभी भी दीदी को लेकर, बहन को लेकर, सुप्रिया सुले जी को लेकर कभी उन्होंने इधर उधर नहीं कहा। मुझे याद है रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुप्रिया सुले जी से मीडिया वालों ने कई सवाल पूछे थे, अजीत दादा पवार के जाने को लेकर सवाल पूछे थे, असली एनसीपी, नकली एनसीपी, किसकी एनसीपी, सारे सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने अपने दादा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, सिर्फ स्माइल था, स्माइल था, स्माइल था। उन्होंने कहा था वो मेरे भाई थे, मेरे भाई हैं, मेरे भाई रहेंगे। यानी जो हम हर बार कहते हैं कि पार्टी से ऊपर परिवार, पार्टी से ऊपर परिवार, वो इस परिवार में नजर आया। यास्मीन जी कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं, उसके साथ मैं और एक बात बताना जी। चाहूंगी कि जब ये दोनों एनसीपी अलग हुई, मतलब अजीत दादा अलग गए और जी। शरद पवार जी अलग रहे, तो शरद पवार जी का सबसे बड़ा बयान आया था। हम्म। उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं एनसीपी को लेकर कोर्ट नहीं जाऊंगा, यस। मैं किसी भी न्यायालय के दरवाजों में नहीं जाऊंगा। अजीत पवार क्या है ये मुझे पता है, और मुझे पता है कि हम पवार हैं। तो ये बयान उनका शरद पवार की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है, ताकि उन्होंने ये बताया कि हम फैमिली है, ये जो पार्टी है ये हमने फैमिली ने बनाई हुई है, हमारी जनता से घरों के रिलेशन है, रिश्तेदारी है, और इसीलिए हम न्याय के दरवाजे में जाकर उसके लिए गुहार नहीं लगाएंगे, हम घर में बैठकर एक परिवार की तरह इस मामले को सुलझाएंगे। तो ये बयान भी शरद पवार जी की तरफ का मायने रखता है। और सुप्रिया जी ने तो कई बार कहा है कि वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। हर राजनीति से बढ़कर ये रिश्ता रहा है और ये जिंदगी भर रहेगा। तो वो सच्चाई है कि पवार परिवार कभी अलग नहीं दिखा, और आज भी पवार एकजुट है। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि सुप्रिया जी पूरी कमान संभाले हुए थी, जो भी आने जाने वाले राजनीतिक बड़े नेता थे या अधिकारी वर्ग थे, तो उनसे वो लगातार बातें कर रही थी, उनका सब नियोजन देख रही थी, उनकी बैठने की व्यवस्था है, वहां का पूजा पाठ का सामान, यहाँ से लेके वहां तक के पूरे नियोजन में वो खड़ी थी, दिख रही थी सबको। तो इसमें से समझ में आता है कि परिवार एक साथ है और एक साथ ही रहेगा। और वो वाकई में वो तस्वीरों में, और ये तो एक परिवार है ही यास्मीन जी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो आज हम एकजुटता देख रहे हैं, हमेशा देखने को मिली है, लेकिन आज जो देखने को मिला इस परिवार में कि इतना बड़ा सदमा, लेकिन सब एक साथ हैं और सब एक साथ उसको झेलने को तैयार हैं। और जाहिर है इसके बाद क्या होगा उसके बारे में भी जो है वो चर्चा होगी। लेकिन एक चीज़ यास्मीन जी मैं कहना चाहूँगी, एक तो ये परिवार, लेकिन एक अजीत पवार जी का वो परिवार जो इस जनसैलाब में दिखाई दे रहा है, जो बारामती की सड़कों पर इस वक्त होगा जाम में फंसा है, और ना जाने कितने लोग
कल इस खबर के आने के बाद से स्तब्ध है, एक वो परिवार। जी हाँ, ये सच्चाई है कि ये जो मतलब उनका घर परिवार तो उनके साथ था ही, लेकिन ये जो जन सैलाब उमटा था, महाराष्ट्र ने ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं राजनीतिक रिपोर्टिंग करती हूँ, जी। उस हिसाब से महाराष्ट्र की जनता ने ये परिवार दूसरी बार देखा है। एक जब बाला साहेब ठाकरे का देहांत हुआ था, तब मुंबई में इसी तरीके का जनसैलाब देखा गया था, जो अपने डिसिप्लिन के तरीके से आया और अपने डिसिप्लिन तरीके से चला गया। लाखों की तादाद में उस वक्त भी सड़कों पर लोग उतरे थे, लेकिन किसी एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और ट्रैफिक को किसी को कुछ भी तकलीफ ना देते हुए अपने अपने रास्ते वो लोग निकल गए। आज उसी तरीके से बारामती की सड़कों पर, बारामती के हर जगह पर, मतलब गली चौराहे से लेकर तो विद्या प्रतिष्ठान तक, जो काटेवाड़ी के घर से लेकर तो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान के वहां तक जो जनसैलाब उमड़ा हुआ हमें दिखा बारामती के इलाके में, तो वो जनसैलाब ये पवार परिवार के साथों साथ एक ऐसा परिवार दिखाई दिया है कि जिसके पीछे एक जनता की ताकत है, जनता का प्यार है, और वो परिवार जोड़े रखना अब पवार फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई देगा। मैं ज़रा, क्योंकि आप महाराष्ट्र को लंबे समय से देख रहे हैं, यास्मीन जी, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एक तो खालीपन दिलों में है, इमोशनली है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ, व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है अब, क्या सोचा जा सकता है? क्योंकि अगर प्रैक्टिकल होकर देखें तो जाहिर है अब सोचना होगा कि अब आगे क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊंगी, क्योंकि अजीत पवार जब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार से अलग हुए थे, तो उस वक्त का मांझरा ये था महाराष्ट्र के अंदर कि उन्हें सरकार में शामिल होना था, भले वो कुछ भी हो कि उनके ऊपर आरोप रहे हो भ्रष्टाचार के या अन्य कोई ईडी वगैरह की समस्या रही हो, लेकिन उसके बाद तुरंत कुछ महीनों के बाद ही एक राजनीतिक ऐसा दौर देखने को मिल रहा था मीडिया में, या मीडिया में इसकी चर्चाएं भी थी, खबरें भी बनी थी कि शरद पवार और अजीत पवार अंदर से एक है। कहीं ना कहीं दोनों चाचा भतीजे राजनीतिक कार्यक्रमों में हो, प्रोग्राम्स में हो या पारिवारिक कार्यक्रम्स में हो, वो एक साथ दिखे, उसी प्यार मोहब्बत के साथ एक साथ दिखे। स्टेज के ऊपर सुप्रिया सुळे जी ने भले अजीत दादा के निर्णय पर आपत्ति जताई हो, लेकिन वही जब भाई की बात आती थी तो वो एक बहन के तौर पर उनके पीछे डट के खड़ी रही हो। उसी तरीके से सबसे बड़ी बात ये थी कि जब राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार अलग हुए और शरद पवार ने कहा कि आप मेरा फोटो आपके बैनर पे इस्तेमाल नहीं करोगे, तो उस आदेश को, मतलब उस बात को उन्होंने आदेश बताते हुए अपनी पार्टी के नेताओं को कहा था कि ठीक है, पवार से आपका फोटो मत लगाइए, लेकिन किसी भी भाषण में या किसी भी पार्टी के किसी भी टॉपिक के ऊपर हम पवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मतलब कि शरद पवार जी के खिलाफ कोई भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो बातें थी, इस तरीके का जो है, हमने देखा यास्मीन जी, है ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अजीत दादा पवार और शरद पवार साहिब, इन दोनों के बीच दो सी बिल्कुल क्लियर थे, सी फॉर क्लैरिटी और सी फॉर केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री को आम जनता भी समझ रही थी, इस क्लैरिटी को आम जनता भी समझ रही थी, और इसी क्लैरिटी और केमिस्ट्री को शायद महायुति की सरकार ने भी समझा होगा, तभी तो बीएमसी में दोनों साथ थे। जी, अभी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसा दौर भी देख ले कि शरद पवार दोबारा से पार्टी की कमान संभाले और दोबारा से ये पूरी पार्टी एक साथ होकर कोई नया चेहरा ऐसा सामने आ सकता है कि जिसने इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर या प्रभावी पद की बागडोर संभाली है, और वो दोबारा अजित पवार जी की जो डेप्यूटी सीएम की चेयर है उस पर विराजमान हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि बहुत उठापटक अभी देखने को मिलेगी। खैर, ये मैं फिर कह रही हूँ कि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज क्योंकि अब अनंत सफ़र की ओर निकल पड़े हैं अजीत पवार, थोड़ी देर पहले उनको मुखाग्नि दी गई और अंतिम संस्कार उनका हुआ है। पल पल की अपडेट आपको आप तक पहुँचाएंगे। अनंत सफर पर निकल चुके हैं अजीत दादा पवार, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। विद्या जो प्रतिष्ठान है वहां पर उनको स्टेट ऑनर के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनकी अंत्येष्टि की गई। अनंत सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन अपने पीछे कई सारी चीज़ें, जिसमें बहुत सारे लोग अजीत दादा को उनके बोल्ड बिहेवियर के लिए भी याद कर रहे हैं, उनकी कंट्रोवर्शियल बातों के लिए भी याद कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उनके पास क्लैरिटी है
और उनके और शरद पवार साहिब के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो हर कोई जानता है, मानता है। यास्मीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यास्मीन जी, अब महाराष्ट्र की राजनीति की तो हम बात कर ही रहे हैं और अभी हम ब्रेक में जाने से पहले यही जिक्र कर रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट। अब सबकी निगाहें, ख़ास तौर पर बारामती के लोग यही जानना चाहते हैं कि अब हमारे जो मसीहा हैं और हमारा जो क्षेत्र है या पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, उसका जो उत्थान है अब किस तरीके से होगा। देखिए, पश्चिम महाराष्ट्र जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का बारामती में आपको थोड़ा सा पिछला बात बता दूं कि बारामती ये सूखाग्रस्त इलाका था एक वक्त पर, और शरद पवार जी ने जब राज्य की मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी, उस वक्त युवा नेता बोलकर अजित पवार सामने थे, और अजित पवार ने जिस तरीके से मेहनत करी और पश्चिम महाराष्ट्र को आज पूरी तरीके से हरा भरा करने में पवार परिवार और अजित दादा पवार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ साथ काफी ऐसे नेता है वहां पे, जैसे जयंत पाटिल, हसन मुश्रीफ, आर पाटिल जो है, इन सब के जैसे नेताओं को उन्होंने काफी बड़ा किया है। शरद पवार की छत्रछाया में अजित दादा पवार के सहयोग के साथ ये लोग काफी बड़े कद्दावर नेता बोलकर आज सामने है। आने वाले समय में मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर जयंत पाटिल, हसन मुश्रीफ या दिलीप वळसे पाटिल जी जैसे नेता अगर बड़ी सामने आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति के लिए कोई नई बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी शरद पवार की पार्टी हो या अजित पवार की पार्टी हो, इनके पास एक ऐसे बड़े कई चेहरे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को एक दिशा दिखाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उनकी जो विजन क्वालिटी है या विजन करने की जो तरीका है वो काफी सराहनीय रहा है। और एक आज असली तक लीडर की पहचान तो भी यही है कि वो अपने रहते रहते भी, अपने नेतृत्व में भी लीडर्स बनाने में डरता नहीं है, और शायद इसीलिए वो माहौल दिया अजीत दादा पवार ने कि कई और चेहरे भी उनके सामने नजर आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद यास्मीन जी, आप जुड़ी मेरे साथ। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। आप जुड़ी, ये 9 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से आज का जो भारी दिन, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए हैं अजीत दादा पवार। भारत एक्सप्रेस परिवार भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अजीत दादा पवार को समर्पित करता है, और हम भी श्रद्धा। बिल्कुल। अलविदा अजीत दा। नमस्कार।